अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो परावर्तन के अगर नियम पूछे जाए आपसे तो आपको सही ढंग से लिखना। अगर 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो भी आप कोशिश कीजिए डायग्राम बनाने का, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद एग्जामिनर को ये फील हो जाता है कि स्टूडेंट अच्छा है तो मार्क कटने का कम चांस है। तो पहला ये आपको पता है ना, कोई भी किरण आई तो बीच में क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिलंब। और उसके बाद जितने डिग्री पे आई उतने डिग्री पे परावर्तन हो जाएंगे। आपको साइन के साथ डायग्राम बनाना है। इसमें लिखना है एंगल आई, इसमें लिखना है एंगल आर। ठीक है। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है आपतित किरण। ये जो आपतित किरण है, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही जगह से सब चीज होता है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम अच्छे से सुनना है, क्योंकि इस पे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आपतन कोण, ये जो आपतन कोण पिछले क्लास में बताया था, एंगल आई को क्या कहते हैं? आपतन कोण, और एंगल आर को परावर्तन कोण। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों सदैव क्या होते हैं? बराबर। सदैव मतलब होता है हमेशा। हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर मान लीजिए कि एंगल आई आपको दे दे हम 30 डिग्री और आपको एंगल आर निकालना हो, तो आप परावर्तन के नियम अगर जानते हैं, परावर्तन के नियम में कहा गया है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होता है? बराबर होता है। इस नियम के आधार पे अगर एंगल आई हमको 30 दे दिया है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, पहला नियम एंगल आई हमेशा किसके बराबर होता है? तो एंगल आर के बराबर होता है। दूसरा क्या पूछा सकता है उल्टा, कि एंगल आर किसके बराबर होता है? तो एंगल आई के बराबर। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि किस नियम के आधार पे एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं? तो किस नियम के आधार पे? परावर्तन के नियम के आधार पे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होते हैं। माध्यम के न बदलने पर, माध्यम के न बदलने पर प्रकाश की चाल भी नहीं बदलती है। अगर माध्यम नहीं बदला तो प्रकाश की चाल भी नहीं बदलेगी। चाल नहीं बदलेगी, लेकिन प्रकाश का वेग बदल जाता है। प्रकाश का वेग बदल जाएगा लेकिन चाल नहीं बदलेगा। इसका कारण क्या है? चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। देखिए चाल में सिर्फ परिमाण होता है, इसीलिए ये नहीं बदलती है। लेकिन वेग जो है परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा होता है। और माध्यम अगर बदल लिया तो दिशा तो बदलेगा ही, और दिशा बदल लिया तो वेग भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इसीलिए ऊपर में लिखे हैं माध्यम के न बदलने पर प्रकाश की चाल नहीं बदलेगी, लेकिन अगर प्रकाश अगर माध्यम बदले तो उसका वेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। चाल नहीं बदलेगी लेकिन वेग बदल जाएगा। ठीक है। परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता है, याद रखिएगा, परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता है। आपतित किरण जिस भी माध्यम में आएगी, आपतित किरण जिस माध्यम में आएगी उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। जिस माध्यम में एयर में आई तो परावर्तन भी एयर में ही होगी। अगर वाटर में आई तो वाटर में ही होगी। अगर आपतित किरण जिस माध्यम में आएगी, हवा में आई तो हवा में जाएगी, और अगर पानी में आई तो पानी में जाएगी। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? आप देखिए, प्रकाश का अगर परावर्तन आपसे पूछा जाए तो आप नॉर्मली क्या बोलिएगा कि प्रकाश की किरण आई, सतह से टकराने के बाद गई, उसे परावर्तन कहते हैं। लेकिन उस तरह नहीं बोलना है, वो चलते फिरते बोल देना है। चलते फिरते किसी को भी बोल देता है आदमी आई लव यू। लेकिन हम लोग को शुद्ध में कैसे बोलना? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ, जिससे परावर्तन हो, ठीक ना, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। आपको पता है परावर्तन में जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक ना, इसको याद करना है। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन और विवर्तन में थोड़ा सा अंतर है। अगर परावर्तन में बड़ा वस्तु रहता, अगर वहीं पे छोटी वस्तु रख दिया जाए तो आपको लगेगा कि उसके किनारे के बगल बगल से निकल रही है प्रकाश की किरण। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, कैसी वस्तु?
अपारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश पार ना हो, अगर पार हो गई तो परावर्तन नहीं अपवर्तन हो जाएगा। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, अत्यंत छोटी, बहुत छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की वजह इसके किनारे पर मुड़ जाती है। आपको पता है ना, प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करती है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरल रेखा में चलने की वजह उसके किनारे पे मुड़ जाती है कि प्रवृत्ति दर्शाती है। इस प्रवाह को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आपको ये याद करना है। फर्स्ट क्वेश्चन परावर्तन के नियम पे ही बनेगा, सब क्वेश्चन परावर्तन के नियम पे ही बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रकाश की कोई आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण तल से, तल पता है ना आपको, जिस पे टकराती है उसको तल कहते हैं, तल से 30 डिग्री के कोण पर आती है। कितने डिग्री कोण पे, 30 डिग्री के। तो बताइए कि आपतन कोण कितना होगा और परावर्तन कोण कितना होगा। इस बार लीजिए ना, तो उनको आपतन कोण पता है ना परावर्तन कोण पता है, लेकिन एक चीज पता है कि सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। ये देखिए, ये एक सतह है, ठीक है ना। क्या बोली, कोई आपतित किरण आएगी, तो चलिए आपतित किरण को लाते हैं। ये आई आपतित किरण, और बोला गया है तल के साथ, ये जो आपतित किरण है ये तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। और जब आई तो बीच में क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। और नॉर्मल बनने के बाद जितने डिग्री पे आई है, अभी पता नहीं है कितने डिग्री पे आई है, एंगल आई पे आई है, तो परावर्तन कितने पे हो जाएगी, एंगल आर पे परावर्तन हो जाएगी। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। जो जो चीज हमको बोला वो चीज हम लिख दिए। बोला क्या वो कर दिए। बोला गया कि कोई आती किरण 30 डिग्री का कोण बनाती है तल के साथ, तो आई तल के साथ कितना डिग्री का कोण बना ले, 30 डिग्री का। और हमें निकालने क्या बोल रहा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है ये 30 डिग्री। हम मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए और इसको एफ मान लीजिए। मान लिए, कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड जो भी मानना है मान लीजिए। तो हमको ये पता है कि यहाँ देखिए, ये नॉर्मल की यहाँ तक पूरा कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो हम जरा लिख लेते हैं, दिया हुआ है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। और हमको पता क्या है, एंगल ए बी और डी बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। हमको फाइंड आउट करना है एंगल आई बराबर, मतलब एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी बराबर क्या होगा। तो हम निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। हमको पता है ये पूरा अगर 90 है, उसमें से ये 30 है, तो बचल कुचल जो होगा वही होगा। तो क्या करेंगे हम, हमको दिया हुआ है एंगल ए बी डी, हमको निकालना है एंगल सी बी डी। एंगल सी बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये 90 में से इसको माइनस कर दीजिए, एंगल ए बी डी माइनस एंगल ए बी सी, बस कुछ भी नहीं है। एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी बी डी बराबर हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ 90, तो 90 माइनस ए बी सी कितना हुआ 30, तो 30 एंगल सी बी डी बराबर मेरा हो गया 90 में से 30 गया तो कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, एंगल सी बी डी मतलब मेरा क्या आ गया, आपतन कोण आ गया, मतलब एंगल आई बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। चलिए इतना तक किसी को कोई प्रॉब्लम। सी बी डी आ गया, एंगल आई आ गया, एंगल आर तो अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा। किस नियम से, हम बोलेंगे हम जानते हैं आपतन, हम जानते हैं एंगल आई बराबर, डायरेक्ट लिख दीजिए, आप लिख दीजिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मैं लिख रहा हूं एंगल आई बराबर एंगल आर। हम जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर परावर्तन के नियम अनुसार, परावर्तन के नियम अनुसार क्या होता है एंगल आई बराबर एंगल आर। तो इसीलिए एंगल आई बराबर 60 डिग्री, तो एंगल आर बराबर भी कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है,
अगला टॉपिक अपना लोग का प्रकाश की दोहरी प्रकृति। इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या होती है? अपने लोग पढ़े हैं कि प्रकाश की किरण कोई आती है, सतह से टकराने के बाद अभिलंब बनता है और जितने डिग्री पे आती है उतनी डिग्री पे क्या हो जाती है? परावर्तन हो जाती है। मतलब कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। यहाँ पे दोहरी प्रकृति में क्या होता है? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलेगा प्रकाश कण तथा तरंग दोनों ही रूपों में चल सकता है। प्रकाश जो है, उससे पहले हम बताए थे कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो किसी भी माध्यम में चल सकती है, चाहे वो निर्वात हो, गैस हो, द्रव हो या फिर ठोस हो। यहाँ पे प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों ही रूप में चल सकता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रकाश किन रूपों में चल सकता है? तो प्रकाश कण में भी चल सकता है और तरंग में भी चल सकता है। तो कण का इंग्लिश होता है पार्टिकुलर और तरंग का इंग्लिश होता है वेव। ठीक है, अब देखिए प्रकाश से किरण जो निकलती है तो उसमें एक फोटोन नाम का होता है, ऊर्जा का बंडल। आपको पता है ना, प्रकाश की किरण में बच्चों लोग को जो धूप में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? जब बच्चा छोटा रहता है उसको धूप में देते हैं, क्योंकि उसमें कौन सी रहता है? ऊर्जा रहता है। तो ऊर्जा के बंडल से बना होता है। प्रकाश की जब कोई भी किरण आती है किसी सतह पे तो उसके साथ साथ क्या आता है? ऊर्जा का बंडल आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। देखिए ये सूर्य है, इससे प्रकाश की किरण हजारों प्रकाश की, अरबों प्रकाश की किरण निकलती है। उसमें से एक कोई किरण आई तो वो अपने साथ कौन सी लेके आती है? ऊर्जा का बंडल लेके आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ये जो बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा का बंडल, इसी को कहते हैं फोटोन। ये आया, सतह से टकराया, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? परावर्तन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ से आने के बाद यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, जितने डिग्री पाए उतने डिग्री पे परावर्तन हो जाएगी। ठीक है ना? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? प्रकाश किन रूपों में चल सकता है? तो प्रकाश दो रूपों में चल सकता है। किन किन रूपों में? कण और तरंग में। ठीक, प्रकाश की, अब ये फोटोन किसे कहते हैं? प्रकाश अति सूक्ष्म ऊर्जा। प्रकाश अति सूक्ष्म ऊर्जा मतलब बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म ऊर्जा, मतलब प्रोटेक्टेड ऊर्जा के साथ जो बना होता है उसी को कहते हैं फोटोन। प्रकाश अति सूक्ष्म ऊर्जा के बंडल से मिलकर बना है। प्रकाश जो है अति सूक्ष्म ऊर्जा बंडल से मिलकर बना है, उसे फोटोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है फोटोन क्या है? तो फोटोन क्या है? ऊर्जा का एक बंडल। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि फोटोन क्या है? तो फोटोन क्या है? ऊर्जा का एक बंडल है। इससे पहले क्लास में हम पढ़े थे क्या, जो निर्वात में चाल कितनी होती? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दृश्य प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश कोई भी हो, दृश्य हो अदृश्य कोई भी हो, दृश्य प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात जब भी हो गया तो आपको यही टिक करना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक ना? उसके बाद अगला क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पहले तो समझ लिए निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम ऐसे सूचित करते हैं, एक के ऊपर डॉट, इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम, शुद्ध में एंगस्ट्रॉम। ठीक ना? अब देखिए प्रकाश की चाल आप तो जानते हैं निर्वात में इतनी होती है, लेकिन सबसे अधिक आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में। सबसे कम किस में होती है? तो ठोस में होती है। यहाँ पे हम लिख दिए प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, निर्वात में सबसे अधिक, उसके बाद किस में? गैस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद ठोस में। इसका मतलब है कि ये ज्यादा होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये और इसके बाद ये। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या निकलेगा? तरंग कितने रूपों में चल सकता है? तो तरंग कितने रूपों में?